रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति ये चित्र में दिए गए हैं। मुद्रा, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रित या हाथ छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितना कठिन मुश्किल है। आज हम अपने चारों तरफ जहां नजर दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरें, नकलें, तस्वीर की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रही विवादों को जायजा लेते हैं और हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीकी के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। ये एक चित्र एक में प्रिंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण, अखलाक और नशीरी 1595 से। भारत का पहला शाही वर्कशॉप। भारत में छपाई आने से काफी पहले यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेख और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है। शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथों से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं था, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारे से मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों के का सुलेख या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेख या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौले अक्षरों को सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। नए शब्द खुशनवीसी, सुलेख, कारियोग्राफी। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पाद चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्ति चीनी की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वाले की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी के आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गई। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य की कृतियों के संकलन और रूमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। पढ़ने में यह नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीन प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली ने स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंटिंग संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी और या यांत्रिक छपाई ने ले ली। जापान में
मुद्रण चीन बौद्ध प्रचारक 1768 के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुद चित्रित है। तस्वीर अक्सर कपड़ों, ताश के पत्ते और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी। अपने किताबें सस्ती और सुलभ थी। ये चित्र दूको में ये डायमंड सूत्र का एक पन्ना दिखाया गया है और 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाकों में चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमू कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकान अट्टी पड़ी थी। ये 13वीं सदी के मध्य में त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथ की कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 8000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। ये चित्र दुको का त्रिपिटिका कोरियाना स्रोत या बॉक्स एक कितागवा कितागवा उतमारो 1753 में एंदो में पैदा हुए। उतमारो के उकियो तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई कला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने मोनो और वान गान जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। त्सुतिया जुजाबुरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा की तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को ले लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। ये चित्र में कि, कितागवा उतमारो की एक उकियो रचना है। ये चित्र नीचे 4 में सुबह का नजारा रचयिता सुनमन कुंबो 18वीं सदी के अंत में बनाया था। यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। यह फिर 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक का 8 की तख्ती वाली छपाई की तकनीकी पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकलने लगे और जल्द ही यह तकनीकी बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबें को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलास संस्करण अभी भी बेशक कीमती वेलम या चर्च पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नई तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेख या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे, लेकिन किताबों की अबाधा बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों
से पूरी होने नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समस्या साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थीं, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थीं, इसीलिए उनका सर्कुलेशन चलन गश्त सीमित रहा तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीकी के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग के अंततः कर दिया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें प्रेस देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने का कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे की इच्छा आकृति गढ़ने में। नए शब्द में वेलम, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को वेलम कहते हैं। ये चित्र 4 और जिग्जी कोरिया की जिग्जी मूवेबल मेटल टाइपिंग के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद पुस्तकों में से है। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुक का उल्लेख किया गया है। इस पे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस के नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप मार्को पोलो हैं, चीन में आपने प्रिंट का कैसा संसार देखा। यह बताते हुए एक चिट्ठी लिखें, में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धुनाई, आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनने में उसने 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। पर यह नई तकनीकी हाथों से किताबें छापने की तकनीकी की जगह पूरी तरह नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप, साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसे दिखती थी। धातुएं अक्षर हाथ को सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों का डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 साल के दरमियान 1450 से 1550 यूरोप के ज्यादातर देशों में छापखाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंट या मुद्रक दूसरे देश में जाकर नए छापखाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पाद में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्सों में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। ये चित्र पहला है आपका योहान गुटेनबर्ग का चित्र, जो 1584 में था। ये फ्रेम, स्क्रू हैंडल, प्लेटेन और प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर पेपर। ये चित्र 6 में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रू से लगा लंबा हैंडल देखें। इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लेटेन
को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगुत लगाई और इन्हें इधर उधर मूव करके या घुमाकर शब्द बनाए जा सकते, लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीकी रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार करने की पुरानी तकनीकी की तुलना में अब किताबें का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। नए शब्द प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। इस्पात के लिए मुद्रण संकेत क्रांति ला दी। 100 साल दरमियान 1450 से 1550 तक। ये चित्र 7 यूरोप की पहली छपी किताब। गुटेनबर्ग की बाइबिल से कुछ पन्ने गुटेनबर्ग ने 180 प्रतियां छापी थी, उनमें से 50 ही बच पाई। आइए गुटेनबर्ग की बाइबिल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीकी की देन नहीं थी, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशियों पर कलाकार ने हाथ से टोकरी में सुघड़ चित्रकारी की थी। कोई दो प्रतियां एक जैसे नहीं थी। हर प्रतियों पर हर पन्ना अलग था। जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाता था। हर जगह पर कुलीन तबकों के एक विशिष्टताएं को पसंद किया जो उनके पास था, वह अनोखा था और वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि और के पास हूबहू नकल नहीं थी। अब इबारत में देखेंगे कि कई जगह पर अक्षर के अंदर रंग भरे गए। इसके भी दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग में भरने के लिए जगह छोड़ दी। ये कॉलोनिकल एपरिनिज्म एपोड एनोनिज्म किंचियू सब मोनक्रिस एनोनिनी CXXI। चित्र 8 में एक मुद्रक वर्कशॉप में 16वीं सदी। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगली सिरे में कंपोजिटर लगा काम कर रहे हैं, बाएं सिरे में गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातु अक्षरों पर स्याही लगाए जा रहे हैं। पृष्ठभूमि में प्रिंटिंग प्रेस के पेज कस रहे हैं और उन्हें के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। नए शब्द में कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली, धातु फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापखाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसके बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता में उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदलाव चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। नए पाठक वर्ग, छापे खाने में आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिर गई। किताबों की हर प्रति के उत्पाद में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गई। बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। गतिविधि
मान लीजिए कि आप नॉन मुद्रित सस्ती किताबों का इश्तेहार देना चाहते हैं, अपनी दुकान के बाहर लगाने के लिए एक पोस्टर बनाएं। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। अब एक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे, वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, कथा गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे, और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्ताना गुन सुनते या कोई आलोचना देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदि नहीं थे। छपी की क्रांति के पहले किताब न केवल महंगी थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छपना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी, तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे, और यूरोप में अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षर की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोग में छपी किताबें के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाए। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे, वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसीलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी, और ऐसी किताबों आमतौर पर तस्वीर में खूब सजी धजी या सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। नए शब्द गाथा गीत, बाललेड, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है, शराब घर, टवेर्न, जहां लोग लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे, उसे कहते हैं शराब घर। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, छापे खाने विवाद धार्मिक विवाद और प्रिंट घर में छापे खाने से विचारकों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुहासिबे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचार से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचार को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे, या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर मुद्रित किताब को लेकर खुशी नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द के सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जीवन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा, तो लोगों में बागी और धार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंताएं नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 55वें संस्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति ब्रिटेनबर्ग के गिरिजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च के शास्त्रों के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपने और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजन में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की शुरुआत हुई। कुछ हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं, और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण
ईश्वर की दी हुई महामन्नत देन है। सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। ये चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र में ये चित्र लंबा सा देख सकते हैं। चित्र 9 साले लंपी मेरी छापखाना 1739। यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखें कि छापे खाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी ने आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी और मरकरी दूत देव विवेक का भी प्रतीक है। तस्वीर के आगे के हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां लिए औरतें हैं। बीच में बाईं ओर घेरे के अंदर गुटेनबर्ग का तस्वीर है। नए शब्द। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोगों धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उसके क्रुद्ध हो गए। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन धर्मद्रोही और दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और मुद्रण विक्रेताओं पर कई तरह पाबंदी लगाई और 1558 से प्रतिबंध किताबों की सूची रखने लगे। चित्र 9 में इनक्विजिशन धर्म अदालत विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। धर्म विरोधी इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है। किताबें। ये स्रोत को किताबों का डर। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेज 1508 में लिखा, किताबों भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये न पहुंच जाती है। हो सकता है कि जहां तहां एक आधा जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वान के लिए हानिकारक ही है, बेकार ठहरे, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही है। इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया के सिर्फ तुच्छ जैसे कि मेरी लिखी चीजों से ही नहीं पढ़ रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद में ऐसी कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। ये चित्र 10 द कैम्बर डांस विभत्स नाच दिखाया गया। ये विभत्स नाच है जो कि 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का एक खौफ एक नाटकीयता से पेश किया जा रहा था। यह देखा जा सकता है कि इस बेहद दिलचस्पी वुड कट तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया। मुद्रक के वर्कशॉप की मौत के नाच का मंच बताया गया। मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में हैं और उनसे मनचाही चीजें छपवाते हैं। चर्चा करें। छपाई के विरोध विचारक के प्रसार को किस तरह बल मिलता था। संक्षिप्त में लिखें। पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप में ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्च
ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसा जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताब चाहिए थी, इसीलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस किस्म का साहित्य छापने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी मोटी किताबें बेचने वाले फेरी वाले को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं और लोकगीत का हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चैंपेन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस के बिबोलियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने में प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी कथाएं थी, जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबें के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें सामायिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्र में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता तक पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छप गए। अब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करना शुरू किया तो उनके लिए विज्ञान बोध में पंगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वाल्तेयर और जाक रूसो जैसे दार्शनिक की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य से भी जगह पाने लगे। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया को बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से ये नए शब्द में संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह। पंचांग चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन। चैप बुक, गुटका, पॉकेट बुक के आकार की किताबें के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द, जिन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे, ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। बॉक्सदूल 1791 में लंदन में यह एक प्रकाश जेम्स लॉन्गिगटन ने अपनी डायरी में लिखा। पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामे डायन, जोगनी और भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूपमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हैं हुए जाड़े की रातों की छोटी करने लगे। अगर जान शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डाली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोजेफ एड्रूज लेकर ही वापस लौटे। समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाई गई जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मसी ने घोषणा की, छापखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों से में नायक अक्सर किताब पढ़ने से बदल जाते थे। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और उसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापखाने की भूमिका के बारे में अस्वस्थ मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे
कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे, तुम हिल उठोगे। स्रोत ख। मर्सिये ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर गट गट पीने लगता है। ऐसे बड़े एहतियात से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक का अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अन्यास और अनजान खामोशियों के साय में घड़ियाल हर घंटे घंटे बजाता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पढ़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घूमते थे, मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। रॉबर्ट डर्नटन की किताब द फेरेबिडेन बेस्ट सेल्सर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस 1995 से उद्धृत। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में से ऐसे संबंध बना सकते हैं? मूलक तीन तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञान के चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाज की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्चा की कि धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके पारंपरिक पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वाल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे। दूसरा, छपाई के बाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसें हुए और उन्हें पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्न चिन्हित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचार का सूत्रपात हुआ। नए शब्द में निरंकुशवाद, राज्य की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी लगी हो न ही संवैधानिक। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसके नैतिक का मजाक उड़ने वाले साहित्य की का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरियर के चरों व्यंग चित्रों में यह भाव उतरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य के लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई के विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरह वे अगर रूसो और वाल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य में प्रोपगेंडा का प्रचार भी। वे हर पीढ़ी या देखी चीजों से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली थी। गतिविधि। मान लीजिए कि आप क्रांति पूर्व फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट या व्यंग्य चित्रकार हैं। किसी पर्चे के लिए एक कार्टून बनाएं। ये कार्टून दिया गया है। ये कार्टून फ्रांस का है। ये चित्र 11 फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आम जनता 18वीं सदी के अंत। एक कार्टून इस व्यंग चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालत में थे, जबकि
जिंदगी के मजे लाने वाले कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टून ने चलन में से क्रांति के पहले लोगों के दिलो दिमाग पर खास असर हुआ। चर्चा करें, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मुद्रण क्रांति संस्कृति के फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। 19वीं सदी में यूरोप में जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी के आखिरी से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तक की उत्पादन महत्वपूर्ण हो गई। फ्रांस में 1897 में सिर्फ 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रण स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के गृह बंधुओं ने वर्षों लगा कर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चे के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुराने ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिल छापने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठकी और लेखिका की भूमिका में ज्यादा अहम हो गईं। पैनी मैगजीन्स, एक पैसिया पत्रिकाएं चित्र 12 खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाले निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छापने लगे तो महिलाएं उनका आम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहनें, जॉर्ज एलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषाएं उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा थी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आए गए। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्ग लोगों को शिक्षित करने के लिए एक किया गया। काम के दिनों के छोटे होने के बाद मजदूर को अपने सुधार को आत्मा अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। नए तकनीकी परिष्कार 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरे 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीकी में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के ये चित्र 12 में दिखाए गए हैं। ऊपर से द फैनी मैगजीन में ये सारे चित्र दिखाए गए हैं। पेनी या एक पैसिया मैगजीन का आमुख। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए ही थी। बॉक्स थ्री, यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीद कर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालत में पढ़ने के लिए जोहदर करते हैं। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिको गोर्की की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां हैं। मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे में 8000 सीटें या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंग
के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए युग अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यास को धारावाही छाप, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छपी गईं। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवायत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों को जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या जिल्द संस्करण छापे। गतिविधि 13 चित्र 13 को देखिए। ऐसे विज्ञापन को लोगों के मन पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीजें को देखकर हर व्यक्ति की एक जैसी प्रतिक्रिया होती है? ये चित्र 13 में इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड का कानकेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ 1874। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारें, प्लेटफार्म और सार्वजनिक इमारतों पर थे लगाए जाते थे। भारत का मुद्रण संस्करण। आइए देखें कि भारत की छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। भारत में संस्कृति अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों को जल्दी जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छपी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं होता था। इसलिए उनका व्यापक ये चित्र 14 में जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं सदी में एक यह एक एकार्डिनियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। ये चित्र लिखी गई है जो 15 में हाजिब दीवान के कुछ पन्ने हैं। 1824 में 14वीं सदी के शायर हाफिज का संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुश नवीसी, नक्शा और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती रहीं, दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु या दासताओं से किताबें सुनते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। चित्र 16 में ऋग्वेद के कुछ पन्ने। प्रिंट के आगमन के काफी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जाती रहीं। यह पांडुलिपियां मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई हैं। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस से पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा के पुर्तगाल धर्म प्रचारकों के साथ आया। जूसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छपी। 1674 के तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताबें छापी और 1713 में पहली मलयालम किताबें छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिलों किताबें छापी, जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स अंगस्टन हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसमें खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाली औपनिवेशिक शासन से
आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हकी ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही युवा भारत के कार्यकर्ता वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा दर्ज कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिए जो औपनिवेशिक राज्य की छवि पर थे होते हमले से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मनोहर राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। स्रोत विलियम बोल्ट्स नामक एक व्यक्ति को 1768 में भी इस तरह की सूचनाएं कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारतों में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मी बोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में छापे खाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव संवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। पर जल्द ही बोल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और यह वादा हवा में लटका रहा। बंगाल गजट। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक मामलों को लेकर बहसें का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय कि इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकस्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का के ख्याल से उन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाए जहांनामा और शैमुसूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्मग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छपे और धार्मिक अखबार तथा गुटुके निकाले। सन 1868 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास को की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रा संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लान ले जाने में आसान होने के कारण अवस्थान इन्हें कहीं भी नए शब्द में आपको दिए गए हैं। नए शब्द उल्मा, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान, फतवा, अनिश्चित या असमंजस
की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे और इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकों बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बसे मोहबासी और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ महामांतर ही नहीं पैदा की, बल्कि इसने समुदाय को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरा भारत में जोड़ने का काम भी किया। स्रोत घ अखबार क्यों? पूना के कृष्णजी त्रिंबक रानाडे मराठी एक अखबार निकालना चाहते थे जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों की जगह मिल सके। इन्हें सार्वजनिक उपयोगी विज्ञान की अन्वेषण के अलावा प्रयाग विद्या सांख्यिकी जिज्ञासाओं देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर पर जानकारी होगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर 6 जनवरी 1849। देसी अखबार और राजनीतिक सभाओं की वह वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करे, लोगों के हितों साधने में अक्षम हिस्सों को निकालने और सुधार करे तथा उनको तेजी से लागू करने का काम करे। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दे पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव और क्या वांछित सुधार है यह बताएं। इन कार्यों का काफी असर होगा। नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870। प्रकाशन के नए रूप छापेखाने से नए नए तरह के लेखन की भी भूख जागी। जैसे जैसे नए नए लोग पढ़ने लगे, छापे हुए पन्ने में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगों द्वारा रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इनसे अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्य विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसले पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग त्योरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापेखानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकार ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। कार्ड की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापखानों के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने वाले बाजार से सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घर एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन्हीं छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोगों को करना शुरू किया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक भी विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य सामाजिक परिवर्तनों को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादी का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। चित्र 17 राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल में राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा रवि वर्मा ने मिथिकीय कहानी को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। ये चित्र दिखाई गई हैं जो राजा और बात करते हुए दिखाया गया है। राजा रवि वर्मा द्वारा पुनावित चित्र है। महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी।
इसीलिए मध्यम वर्गीय वर्ग घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं की जगह दी और उन्हीं नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य पुस्तक भी इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। उनके परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं, और इसी तरह दिया नुसी मुसलमान को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। हमें उत्तर भारत के दई दई दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखना भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्हें अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन की भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसीलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही अपबीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश बसिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घर में बंदी और अनपढ़ बनकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताब पढ़ने से आई हैं। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षा को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं, ये चित्र में देख सकते हैं। चित्र 18 इंडियन चर चरीवारी इंडियन सारीवारी का आवरण पृष्ठ। इंडियन सारीवारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और प्रभुत्व की प्रतिमूर्ति बना वह देशी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायतें दे रहा है। उसके दोनों ओर बैठे देशीजन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों की व्यंग चित्र के अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा है, यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। ये स्रोत अंग जानी मानी शिक्षाविद और लेखिक बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा के विरोध करते हैं कि इससे महिला उद्दंड हो जाएगी। ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी का तालीम की हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़े लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्या बिगड़ जाएंगी भला। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी संस्कृत पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 में हुई। यहाँ पे कैलाश
देवी वाला पढ़ चुके हैं। रमाबाई उच्च जात की नारी थी, बहुतेरे कारणों से दुनिया छोटी। कैलाशवसनी देवी जैसे महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घर में बंदी और अनपढ़ बनकर रख जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम को बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वह उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने में क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबों पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं की गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियां और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ में ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों की आज्ञाकारी बीवियां बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इस तरह के संदर्भ देते हुए सस्ती पुस्तक छपवाई। अच्छी औरतें बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता के एक पूरा इलाका बटला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के साथ संस्करण तो खरीद ही सकते थे और आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद में प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिसमें महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। ये चित्र 19 में दिखाया गया है। महिला घोर कील प्रलय काल 19वीं सदी के अंत में रंगीन काष्ठ चित्र पारंपरिक संबंधों को नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना है। पत्नी, जैसे कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी मां को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग बाजार में खरीदने की। ये चित्र 20 एक भारतीय दंपति सफेद शाही काष्ठ चित्र। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमलों में पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई और मर्द बीड़ा बजा रहा है और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिला को शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिका से भिन्न छिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। ये चित्र 21 में एक यूरोपियन दंपति 19वीं सदी के काष्ठ चित्र। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिका का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे हैं और मेम साहब वायलिन बजा रही हैं। स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिसमें किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदा कदा संपन्न गांवों में भी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में भी लिखा जाने लगा था। निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखी। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास के ईबी रामास्वामी नायर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए अन्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और उठने छापे। कारखानों में मजदूर से ज्यादा बहुत
ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्होंने अपने तजुर्बे के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छापकर जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझने की कोशिश की। 1935 और 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाई, जिनकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का भी संदेश भी यथासंभव पहुंचे। ये गतिविधियां 19, 20 और 21 को गौर से देखें। समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कह रहा है? वे कौन से बदलाव हो रहे थे कि चित्रकार ने ऐसे प्रतिक्रिया दी? क्या आप चित्रकार के मत से सहमत हैं? चित्र 22 लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ 1868 से 1938। ये आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आई साधु दादी की कहानी उनकी उल्लेखनीय किताब में से है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोरे अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखी। प्रिंट और प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1778 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशानी नहीं था। मजेदार बात तो यह थी कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के शुरुआत कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला न बोलने दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाया। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार की भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखना शुरू कर दिया। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दे दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते बढ़ते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुप्रशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों की उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहन हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्होंने 1908 में कैद कर लिया गया। उनके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। ये स्रोत बाक्स 4 कभी कभी वफादार अखबार के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आज़ादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद से लेने से इनकार कर दिया और इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाक्स 5 मुद्रित
शब्द की ताकत का अंदाज अक्सर सरकार द्वारा उसके नियंत्रित करने की कोशिश से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाई को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसरशिप जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इस तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। स्रोत: गांधी ने 1922 में कहा, वीणा की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने की इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आज़ादी की लड़ाई है। इन संकटग्रस्त की लड़ाई है। संक्षिप्त में लिखने के लिए प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। प्रायोगिक क्रियाकलाप: पिछले 100 सालों में मुद्रण संस्कृति हुई अन्य बदलाव का पता लगाइए और इन बारे में बताते